26 जून 1975 के बाद से देश भर में दमन का चक्र चल रहा था। राजन कालीकट के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे। 1 मार्च 1976 को पुलिस ने उन्हें उनके हॉस्टल से गिरफ्तार कर लिया था। उस रात के बाद फिर किसी ने राजन को नहीं देखा। राजन के पिता ने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिशें की। थाने से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं था। तब के मुख्यमंत्री के करुणाकरण ने राजन की गिरफ्तारी से ही इनकार कर दिया। पुलिस ने राजन को इतनी यातना दी कि उनकी मौत हो गई। आपातकाल के बाद इसका खुलासा हुआ। मामले में शामिल पुलिस वाले निलंबित हुए तो गलत बयानी के कारण करुणाकरण को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन एक बेटा पुलिस और सरकार की ज्यादतियों का शिकार हो चुका था। राजन का मामला तो बस एक बानगी भर है। देश भर में जुल्म सितम की ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। आपातकाल में करीब 36,000 लोगों को मीसा के तहत बंद कर रखा गया था। इन कैदियों में सभी राज्यों के लोगों की नुमाइंदगी थी। आंध्र प्रदेश से 1078, बिहार से 2360, उत्तर प्रदेश से 7049 और पश्चिम बंगाल से 5320 राजनीतिक कैदी जेलों में बंद थे। दूसरे राज्यों में भी कैदियों की संख्या हजारों में थी। शाह कमीशन के सामने ये आंकड़े स्पष्ट हुए थे। आपातकाल के दौरान सबसे ज्यादा ठेस अगर पहुंची थी तो वो थी प्रेस की आजादी को। The thing is, go to the people and give them as much information as possible which is not being published in newspapers. The newspapers were not believed. It is the underground pamphlets which were being believed. So there was a craze. Each person would read a pamphlet and distribute it to 20 people, 30 people, 40 people. That is how information began spreading. The RSS had a very clear strategic view. But the RSS chief also took a position that it is going to be a long-term battle. This is not going to be over in months. अटल जी, अडवाणी जी और एस.एन. मिश्रा जी, इनको गिरफ्तार होते हुए हमने देखा। तो उस समय अटल जी और अडवाणी जी ने कैसे इस विषय को उन्होंने सामना किया, ये भी हमने देखा। तुरंत यूएन के फ़ोन करते हुए, पीटीआई को फ़ोन करते हुए अडवाणी जी ने टेलीफोन पर एक वक्तव्य दिया। तो लेकिन अटल जी ने कहा, अडवाणी जी ये वक्तव्य कल नहीं छपेगा। अटल जी को अंदाज हो गया था शायद प्रेस सेंसरशिप भी हो जाएगा, और वही बात हुई। तो दूसरे दिन अडवाणी जी का कोई वक्तव्य नहीं छपा, क्योंकि उसी दिन प्रेस सेंसरशिप भी लागू हो गया था। The entire country was reduced into an open jail, and press was denied their freedom to reflect societal reality. Even newspapers were banned from quoting Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore and Pandit Jawaharlal Nehru. आपातकाल लागू होने के बाद और वक्त बीतने के साथ ही कई बड़े अखबारों ने सरकार के सामने घुटने टेक दिए। कुछ ही अखबार थे जो सरकार के खिलाफ खम ठोक कर खड़े थे। They shut down the press. They auctioned the press. The Indian Express functioning press was auctioned by a small notice which was published in the National Herald. And on that basis, the auction had been completed and somebody had come to remove the press. Then only the Indian Express people came to know that its press had been sold for 10 lakh rupees, which was about 3 crore or 4 crore value. Then they went and got a stay from the High Court. But with all that, even though the judiciary did not do as much as it should have done, but the judiciary at various levels stood by the Indian Express, and they stayed, and then they cut off the electricity and then removed the fuses, and the court ordered all this, and it was a day-to-day battle. उनकी बिजली काटी गई तो वो अदालत चले गए और तब जाकर उनकी बिजली बहाल की गई।
उनके समाचार सेंसर किए जाते थे तो वो कांग्रेस सरकार का प्रोपेगेंडा छापने की बजाय अखबार के पन्ने खाली छोड़ देते थे। मेन स्ट्रीम और सेमिनार जैसी कई प्रतिष्ठित पत्रिकाएं सरकार के सामने झुकने की बजाय बंद हो गईं। मदरलैंड भी बंद हो गई, लेकिन ऑर्गेनाइजर ने भूमिगत रहकर प्रकाशन जारी रखा। सरकार असल में छोटी पत्रिकाओं से बहुत डरती थी और इनमें से एक था ओपिनियन। आपातकाल के 1 साल बाद ओपिनियन को बंद करने का आदेश दिया गया, लेकिन इसके संपादक एडी गोरेवाला आखिरी अंक निकालने में कामयाब रहे, जिसमें उन्होंने लिखा 26 जून 1975 से चल रहा इंदिरा शासन झूठ की बिनाह पर पैदा हुआ, झूठ के आधार पर आगे बढ़ा और झूठ की बिनाह पर फला फूला है। नतीजतन ऐसा अखबार जो हर हफ्ते इस शासन की खबर ले और उसके झूठों को उजागर करे, इस प्रशासन के लिए असहनीय हो गया है। There is a dictator in the mind of many human beings, given an opportunity. Some of us behave in our families like dictators. So dictatorship has to be fought. Undemocratic and autocratic behavior needs to be fought, not only at the political plane, in our society, in various social organizations. There is autocratic behavior. So emergency has to be fought at different levels. In polity, of course, that's the most important thing, because if a ruler becomes autocratic, the entire nation suffers. But fight for democracy, civil liberty and human right has to be, waged at different levels. विरोध के स्वर शुरू से ही उठ रहे थे, लेकिन बाद में तीखे होते चले गए। लोगों के अंदर वो कुंठा की भावना थी, कुछ न कुछ विरोध को जताना। मैं बिल्कुल याद करता हूं कि कॉलेज के हम छात्र कभी कहीं भी बस अड्डे में गए, वहाँ के कोई टॉयलेट में गए तो वहाँ पर रख दिए सारे इमरजेंसी के विरोध के पत्रक, या कहीं अन्य तरीके से लोगों ने अपनी कल्पना को इस तरीके से लड़ाया। एक ने हमारे कॉलेज में पत्रक बांटा कि मैं और मेरी सहेली हम दोनों खुले आम यहाँ पर शादी करने वाले फलाने दिन इकट्ठा हो जाइए। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि खुलेआम शादी कैसे हो रही है। तो वो शादी क्या था, वो इमरजेंसी के विरोध में एक सत्याग्रह था। 23 जुलाई को आपातकाल बढ़ाने के लिए संसद की बैठक बुलाई गई। इसमें जनसंघ के एक सांसद ने इंदिरा गांधी पर निजी फायदों के लिए मातृभूमि से गद्दारी करने का आरोप लगाया। 14 नवंबर 1975 पंडित नेहरू के जन्मदिन के मौके पर लोक संघर्ष समिति नाम की संस्था बंबई की सड़कों पर सत्याग्रह करने उतरी। हर रोज एक नया जत्था आता और तानाशाही मुर्दाबाद, जेपी जिंदाबाद के नारे लगाता। 1 महीने के अंदर 146 महिलाओं सहित 1300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक खबर के मुताबिक सत्याग्रह शुरू होने के 3 महीने के अंदर 80,000 से ज्यादा लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया। हम पहले आत्मविश्वास जगाने के लिए देश भर में एक समान पोस्टर छापेंगे और ये भी तय किया गया कि हम लोग अब सत्याग्रह करेंगे, क्योंकि सुनवाई कहीं से हो नहीं रही है। सत्याग्रह नवंबर 14 से शुरू होना था और नवंबर 14 देवोत्थान एकादशी से लेकर जनवरी 26 10 सप्ताह, प्रति सप्ताह 11 लोग जिला केंद्रों में गिरफ्तारी देंगे। ये एक व्यावहारिक निर्णय किया था। केरल का सत्याग्रह तो अद्भुत था कि वहाँ पर हर सत्याग्रही का सिर फूटता था पुलिस के द्वारा। भारत माता की जय लगाता हुआ अपना सर फोड़वाता था और अगले बारी में जिनको सत्याग्रह में आना है वे आकर रिहर्सल करते थे देखने की, हाँ किसका सर कैसा फूट रहा है, लेकिन फिर भी अगले सप्ताह खुद अपने सिर को वो प्रस्तुत करते थे। ये इसकी वाहवाही मार्क्सिस्ट पार्टी के लोगों ने केरल में उस समय की थी। 15 अगस्त 1976 को आजादी के दिन ये दूसरा सत्याग्रह शुरू हुआ। सरदार पटेल की बेटी मनीबेन पटेल इसका नेतृत्व कर रही थी। उधर लेखक समुदाय के दूसरे लोग भी अपने तरीके से आपातकाल का विरोध कर रहे थे। फणीश्वर नाथ रेणु, शिवराम कारंथ जैसे लेखकों ने अपनी सरकारी उपाधियां वापस कर दी। कहो तो डरो कि हाय ये क्यों कह दिया, ना कहो तो डरो कि पूछेंगे
चुप क्यों हो? सुनो तो डरो कि अपना कान क्यों दिया? ना सुनो तो डरो कि सुनना लाजमी तो नहीं था। देखो तो डरो कि एक दिन तुम पर भी ये ना हो। ना देखो तो डरो कि गवाही में बयान क्या दोगे। विभिन्न तरीकों से लोगों ने उस विषय में जो अपनी भावना थी उसको और अभिव्यक्त किया। नाटक लिखे गए। एंटीगनी नाम का जो एक बहुत बड़ा फ्रेंच नाटक है उसको अंतिगान ऐसा रूप देते हुए मराठी और रंगमंच पर लाया गया। उसके बारे में काफी कुछ हुआ। पत्रकारों ने काफी कुछ काम किया, साहित्यकारों ने काम किया। तेज तर्रार मजदूर नेता जॉर्ज फर्नांडीज ने सरकार की नाक में दम कर रखा था। सारे खुफिया विभागों को लगाया था हमारे पीछे, लेकिन मिल नहीं रहा था उन्हें कुछ। तो मेरे भाई को पकड़कर उनसे पूछा कि भाई बता दो कहाँ है। वो कहता है कि हमें नहीं मालूम। तब उसको खूब मारने लगे लगातार कई दिन तक। हर दिन शाम को उसको जीप में बिठाकर रेल पटरी तक ले जाकर बताओ तुम्हारा भाई कहाँ है, वरना गाड़ी आ रही है, अभी उस पर फेंक देंगे तुम्हें पटरी पर। इस तरह से उसको उनके सोच में शायद ऐसे परेशानी में अभी जान जा रही है तो कुछ तो बोलेगा करके ऐसे उनसे व्यवहार किए। और वो तो हमेशा कहता रहा मुझे मालूम नहीं है। तो एक दिन उनको ऐसे मारे कि वो गिर पड़ा और पाँव को चोट लगा, दांत गिर गए। और उन्होंने ये लोगों ने कहा जो उनको मार रहे थे कि बताओ तुम्हारा भाई कहाँ है, वरना अभी तुम्हारे माँ को यहाँ पर लाकर तुम्हारे सामने हम बलात्कार करेंगे उस पर। बताओ तुम्हारा भाई कहाँ है। और उसको अभी भी वो क्या कहता, और उसको फिर जूते से लाठी से जितना भी मार सकते थे वो मारे। और एक मानी में उसका जीवन को ही बिगाड़ डालने का, खत्म करने का प्रयास उन लोगों ने किया था। इस बढ़ते विरोध से सरकार घबरा गई और मध्यस्थता के लिए कई दूत जयप्रकाश नारायण के पास भेजे। इनमें से एक थे P.N. धर। जेपी ने जेल से ही शेख अब्दुल्ला को एक पत्र लिखा 13 सितंबर 1975 को, जो बातचीत में मध्यस्थता के लिए इच्छुक दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके जख्म अभी भरे नहीं हैं। दरअसल में कांग्रेस ने जेपी जैसी शख्सियत को आपातकाल का जिम्मेदार ठहराया था और उन्हें गुनहगार नंबर 1 कहा था। शेख अब्दुल्ला को लिखी चिट्ठी के आखिर में जेपी ने लिखा था, अगर प्रधानमंत्री वाकई आपातकाल खत्म करना चाहती हैं तो इसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण यही होगा कि यह खत आप तक पहुंचने दिया जाए और आपको मुझसे मिलने की इजाजत दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस इम्तिहान में भी नाकाम रहे। वो जेपी की इस चुनौती को नहीं झेल पाई। चिट्ठी शेख अब्दुल्ला को कभी नहीं मिला। समझौते की एक और उम्मीद बेमौत मर गई। नवंबर 1975 में जयप्रकाश नारायण की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें किडनी की समस्या थी। उन्हें इलाज के लिए चंडीगढ़ भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। अब जेपी को पैरोल पर रिहा कर तब के बंबई के जसलोक अस्पताल में भेजा गया। सरकार इस बात की आशंका भर से कांप उठी कि अगर जेल में जेपी की मृत्यु हो गई तो देश भर में हालात बेकाबू हो जाएंगे। हालांकि जेपी को अस्पताल में डायलिसिस पर रखा गया, लेकिन जेल में बंद दूसरे नेताओं को पैरोल पर नहीं छोड़ा गया। मशहूर स्वतंत्रता सेनानी जेबी कृपलानी सरकार के प्रबल विरोधियों में से एक थे, लेकिन वो बीमार पड़ गए। उधर अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत भी खराब हो गई। उनको घर में ही नजरबंद कर दिया गया। देश भर में तमाम किस्म की मुखालफतें चल रही थी।
लेकिन 10 अगस्त 1976 को अचानक संसद पहुंचकर सुब्रमण्यम स्वामी ने विरोध को एक नया स्वर और एक नया तरीका प्रदान किया। मैं अंदर गया तो हाउस में जैसे गया वो टाइमिंग ऐसी थी जो बिल्कुल सफल हुआ उसमें कि शोक प्रस्ताव पढ़ी जा रही थी और वो आखिरी नाम पढ़ रहे थे। जैसे उसने वो आखिरी नाम पढ़ी, मैं खड़ा हुआ कि माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि इस पिछले पार्लियामेंट सेशन और आज की पार्लियामेंट सेशन के बीच में लोकतंत्र की भी देहांत हो गया है। देश के आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत आरएसएस के प्रचारकों ने आपातकाल के दिनों में कांग्रेस सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ कई आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन दिनों आरएसएस समर्थित संघर्ष समिति ने मुक्ति ज्योति यात्रा का आयोजन किया। RSS did not take on emergency. Emergency took on RSS. The RSS was banned. If the RSS had not been banned, the RSS would have carried on its work. When the RSS was banned, RSS work was stopped. And so they were forced into fighting the emergency. It's not that they would not have fought the emergency. But the ferocity with which the RSS fought the emergency is because the emergency was political in nature. The emergency had no idea of disciplining the country or doing that because they wanted Congress hegemony over the country and they didn't want the opposition. 18 जनवरी 1977 को प्रधानमंत्री ने लोकसभा भंग करने की घोषणा कर दी और नए चुनावों का ऐलान कर दिया। चुनाव मार्च में होने थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस तरह अचानक क्यों आपातकाल हटाया, इसके बारे में लोगों की तरह तरह की राय है। मुमकिन है प्रधानमंत्री ने यह कदम खुफिया ब्यूरो की राय पर लिया हो, जिसके मुताबिक कांग्रेस अगर इस वक्त चुनाव लड़ती है तो वो आसानी से जीत सकती है। असल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपातकाल की बहुत आलोचना हो रही थी। अमेरिकी मजदूर संगठन AFL-CIO ने कहा, हिंदुस्तान एक ऐसे पुलिस राज्य में तब्दील हो गया है जिसने लोकतंत्र को कुचल दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी सरीखे लोग विदेश जा चुके थे। विदेश में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इंटरनेशनल स्थापित हो चुका था। उसके कारण अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप के देशों में हर जगह पर इंदिरा जी की तानाशाही के किस्से चर्चित होने लगे थे, उन पर दबाव बनने लगा था। अब ये 76 का मध्य आते आते इंदिरा जी को भी लगा कि भाई इससे तो मैं बदनाम हो जाऊंगी, विश्व का जनमत मेरे खिलाफ हो जाएगा, इसके लिए मुझे कुछ और रास्ता निकालना पड़ेगा। Police and their secret service, they were very careful to see that no public demonstration takes place anywhere. And we were also determined that it's not enough to shout slogans from somewhere and get arrested and go to jail. We wanted our demonstration to walk through the city at least to some distance so that people would know. In that we were successful. इधर इंदिरा गांधी चुनावों की घोषणा कर रही थी तो उधर उनके राजनीतिक कैदियों को, राजनीतिक विरोधियों को जेल से छोड़ा जा रहा था। और अगले दिन यानी 19 जनवरी को मोरारजी देसाई के दिल्ली स्थित घर पर 4 राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक हुई। ये पार्टियां थीं जनसंघ, चौधरी चरण सिंह की भारतीय लोक दल, मोरारजी देसाई की कांग्रेस ओ और सोशलिस्ट पार्टी। इन दलों ने एक ही पार्टी के बैनर तले जनता पार्टी के रूप में मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। परिवर्तनकारी संकेत हैं। जनता की ललक, आपकी आशाएं, आकांक्षाएं अब मूर्त रूप ले रही हैं। जनता पार्टी ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं बनी, जनता पार्टी क्रांति की कोख से जन्म लेकर सामने आई है। 23 जनवरी को जयप्रकाश नारायण की मौजूदगी में जनता पार्टी के गठन की विधिवत घोषणा की गई। मैं जनता पार्टी के नेताओं का और उन सभी साथियों का अत्यंत आभारी हूं जिन्होंने इस महान उत्तरदायित्व के पद पर मुझे चुना है। जनता पार्टी के गठन के ठीक 10 दिन बाद
बाबूजी के नाम से मशहूर जगजीवन राम ने केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ने का ऐलान किया। दिलचस्प ये था कि बाबू जगजीवन राम ने ही संसद में आपातकाल के पक्ष में प्रस्ताव रखा था। ये कांग्रेस के लिए बड़ा धक्का था और आने वाले तूफान का संकेत भी। मार्च के तीसरे हफ्ते में चुनाव होना तय हुआ था। विपक्षी पार्टियों ने 6 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी चुनावी रैली की। सरकार रैली को नाकाम बनाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगी। रविवार की उस रैली के ही वक्त दूरदर्शन पर हिट रोमांटिक फिल्म बॉबी का प्रसारण किया जाने लगा। लेकिन बाबूजी बॉबी पर भारी पड़ गए। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी और बाबू जगजीवन राम जैसे नेताओं को सुनने के लिए रामलीला मैदान में 10 लाख लोगों की भीड़ जमा हो गई। जनता पार्टी का चुनाव प्रचार लोकनायक के मजबूत हाथों में था। खराब सेहत के बावजूद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन की कमान अपने हाथों में ले ली। उन्होंने जनता को आगाह किया कि अगर कांग्रेस फिर से सत्ता में आती है तो 19 महीने का आतंक 19 साल की यातना बन जाएगी। जनता पार्टी ने इन चुनावों को इमरजेंसी के खिलाफ जन्म संग्रह माना तो इंदिरा गांधी अपनी चुनावी रैलियों में अपने परिवार के त्याग और सेवा के इतिहास की दुहाई दे रही थी। लेकिन जनता कांग्रेसी उम्मीदवारों से जो वोट मांग रहे थे उनसे उनकी नसबंदी का प्रमाण पत्र मांग रही थी। जनता ने इमरजेंसी का विरोध किया था, आपातकाल का विरोध किया था और उसके कई कारण थे। एक तो जो जबरदस्ती नसबंदी वगैरह जो करवाई गई उससे लोगों को बड़ी परेशानी हुई और ख़ासतौर से जो गरीब तबका था और जो गांव में लोग रहते थे उनको बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि जो अधिकारी थे वो अपना टारगेट पूरा करने के लिए वो जो जबरदस्ती किया करते थे। इससे बहुत सरकार की बदनामी हुई। 20 मार्च 1977 को जब चुनाव के नतीजे आए तो आपातकाल के सारे सूत्रधार चुनावों में खेत रहे थे। स्वतंत्र भारत में पहली बार कांग्रेस को चुनावों में हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी ने 298 सीटें जीती। मोरारजी देसाई 24 मार्च को भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा और जिस पर जोर देना चाहूंगा वो यह है कि पिछले आम चुनाव के नतीजे छात्रों और जनता के उस आंदोलन के परिणाम थे जो गुजरात से शुरू होकर बिहार में फैला और जिसका संदेश सारे देश में गूंज उठा। ये चुनाव मेरी योग्यता के कारण नहीं, हमारे साथियों की स्नेह और उनकी सहृदयता के कारण ही हुआ है। चुनाव नहीं था, भारत की जनता का एक महान अभियान था। उस समय के परिस्थितियों को बदल देने का, तानाशाही के धारा को मोड़ देने का और भारत में प्रजातंत्र के बुनियाद को मजबूत कर देने का एक क्रांति हुई और इस क्रांति का फल आज देखने को मिल रहा है। कांग्रेस को सिर्फ 154 सीटें मिली। कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 35% के नीचे चला गया। जनता पार्टी और गठबंधन को 542 में से 330 सीटें मिली। 295 सीटें अकेली जनता पार्टी के खाते में थी। बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीत पाई। इंदिरा गांधी अपने चुनाव क्षेत्र रायबरेली और संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा समेत दक्षिण राज्यों में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। बड़ी तादाद में समाजवादी संसद में चुनकर आए और पहली बार मंत्री बने। इनमें राज नारायण, जॉर्ज फर्नांडीज, रवि राय, ब्रजलाल वर्मा, पुरुषोत्तम कौशिक और जनेश्वर मिश्र जैसे लोग शामिल थे। देश की राजनीति में एक नई सुबह का आगाज हो चुका था। बंदिशों,
और अंधकार का युग खत्म हो गया था। लेकिन 40 साल बाद उन लोगों को याद करना बेहतर होगा जिन्होंने इस सुबह के लिए अपनी कुर्बानियां दी और गुमनाम रह गए।